आज हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर की जो हिस्ट्री है इसमें कुछ जो डिवाइसेस हैं वो अर्ली कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं और कुछ जो है वो बाद में मॉडर्न कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं। यानी हिस्ट्री को दो कैटेगरीज में हम डिवाइड कर देते हैं, अर्ली कंप्यूटिंग डिवाइसेस और मॉडर्न कंप्यूटिंग डिवाइसेस। कंप्यूटिंग डिवाइसेस वो मशीन है जिसकी मदद से कैलकुलेशन की जाती है, चाहे वो सिंपल कैलकुलेशन है, नंबर्स की एडिशन है या मल्टीप्लिकेशन है, या बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म की कैलकुलेशन है। जो भी कैलकुलेशन है कंप्यूटिंग डिवाइसेस जो है उस कैलकुलेशन को परफॉर्म करती है। तो दो तरह की कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं, एक अर्ली कंप्यूटिंग डिवाइसेस और एक है मॉडर्न कंप्यूटिंग डिवाइसेस। तो अर्ली कंप्यूटिंग डिवाइसेस को हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन, नंबर वन है जी अबैकस कंप्यूटर। तो कंप्यूटर जो है अबैकस सबसे पहला कंप्यूटर है जो कि बनाया गया था 5000 ईयर्स अगो, 5000 साल पहले अबैकस कंप्यूटर को बनाया गया था। और अबैकस जो है वो दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर समझा जाता है। अब यहाँ पे कुछ क्लेम करते हैं चाइनीज के ये अबैकस उन्होंने डेवलप किया था। इजिप्ट के लोग क्लेम करते हैं कि उन्होंने अबैकस को डेवलप किया था। बहरहाल ये 5000 ईयर्स अगो इसको डेवलप किया गया था और इसी को दुनिया का फर्स्ट कंप्यूटर समझा जाता है। अब ये जो कंप्यूटर था इसके अंदर जो है अगर आप बुक में डायग्राम अगर आप देखें तो इसमें देखें रैक बना हुआ है, उसका एक अपर डेक है, एक लोअर डेक है और बीट्स लगी हुई हैं और उनकी मदद से कैलकुलेशन परफॉर्म की जाती थी। नंबर टू है लेबनीज कैलकुलेटर। जर्मन मैथमेटिशियन ने 1694 में लेबनीज कैलकुलेटर को डेवलप किया था, जिसका नाम लेबनीज था, वॉन लेबनीज। उसने इस कैलकुलेटर को डेवलप किया और इस कैलकुलेटर की मदद से एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन की जा सकती थी। अब इस जो लेबनीज कैलकुलेटर था इसमें 0 से लेकर 9 तक डिजिट थे और इन डिजिट्स की मदद से कैलकुलेशन परफॉर्म की जाती थी। नेक्स्ट वन है जी डिफरेंस इंजन। 1822 में चार्ल्स बेबेज ने इस मशीन को डेवलप किया जिसका नाम डिफरेंस इंजन था। डिफरेंस इंजन की मदद से डिफरेंट किस्म की कैलकुलेशन परफॉर्म की जाती थी। चार्ल्स बेबेज को ही जदीद जो कंप्यूटर्स हैं उनका फाउंडर कंसिडर किया जाता है। चार्ल्स बेबेज ने बाद में एक और डिवाइस डेवलप करने की कोशिश की जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो सका। लेकिन इस डिवाइस की मदद से एक आइडिया मिल चुका था कि एक ऐसा कंप्यूटर डेवलप किया जा सकता है या एक ऐसी मशीन बनाई जा सकती है जिसके अंदर ही इनपुट डिवाइस हो, जिसमें ह्यूमन एफर्ट्स की जरूरत ना हो, उसके अंदर ही सीपीयू हो, उसके अंदर ही कंट्रोल यूनिट हो, उसके अंदर मेमोरी हो, उसके अंदर ही डिस्प्ले यूनिट हो जिसके जरिए डाटा को डिस्प्ले करवाया जा सके। तो ये इस वजह से चार्ल्स बेबेज को फाउंडर समझा जाता है। जो मॉडर्न कंप्यूटिंग डिवाइस है या जो मॉडर्न कंप्यूटर है, कंप्यूटर का जो फादर है या फाउंडर है, इसलिए चार्ल्स बेबेज को कंसिडर किया जाता है क्योंकि इसी ने एक आइडिया दिया कि हम एक ऐसी डिवाइस बना सकते हैं, एक ऐसी डिवाइस बन सकती है जिसके अंदर इनपुट यूनिट हो, उसके जरिए हम इनपुट करें और उसके अंदर जो है वो प्रोसेसिंग यूनिट भी हो जो हमारे डाटा को प्रोसेस करे और उसके बाद स्टोरेज भी कर सके और फिर उसके बाद एक डिस्प्ले यूनिट हो जो हमारे रिजल्ट को डिस्प्ले कर सके। यही वजह थी कि चार्ल्स बेबेज को फाउंडर समझा जाता है मॉडर्न कंप्यूटिंग डिवाइसेस का। उसके बाद आता है जी टैबुलेटिंग मशीन, जो कि एक अमेरिकन इन्वेंटर था। अमेरिकन इन्वेंटर हरमन होलियार्थ, इसने 1889 में
एक टैबुलेटिंग मशीन डेवलप की, एक कंप्यूटर डेवलप किया जिसका नाम था टैबुलेटिंग मशीन। इस मशीन की मदद से यूएस के अंदर सेंसस फास्टर वे से की गई। सेंसस मीन मर्दमशुमारी, मर्दमशुमारी पर्पस के लिए, सेंसस पर्पस के लिए वो यूज हुआ। उसके बाद वेरेवर बुश ने एक कैलकुलेटर डेवलप किया 1931 में, जो कि कॉम्प्लेक्स किस्म की इक्वेशन को सॉल्व करता था। ये थे वो कंप्यूटर जो कि मैकेनिकल कंप्यूटर्स कहलाए जाते हैं। मैकेनिकल कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं जो अभी तक हमने डिस्कस किए। वो मैकेनिकल कंप्यूटर से, मैकेनिकल कंप्यूटर्स मीन के जिन ऐसे कंप्यूटर जिनको मोशन की जरूरत होती है, यानी जिनके अंदर अगर हमने डाटा को इनपुट करना है तो ह्यूमन एफर्ट्स की जरूरत पड़ती है। ह्यूमन एफर्ट्स के बगैर हम डाटा को इनपुट नहीं कर सकते। जबकि बाद में आने वाले जो थे जो इलेक्ट्रॉनिक जो कंप्यूटर्स आए, उनकी मदद से जो डाटा है वो इनपुट डिवाइसेस बाद में बनाई गई। क्योंकि चार्ल्स बेबेज ने एक आइडिया दे दिया था कि एक ऐसी डिवाइसेस बनाई जा सकती हैं जिसकी मदद से हम डाटा को इनपुट कर सकते हैं, और यानी कि हमें ह्यूमन एफर्ट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर हम वो डाटा को प्रोसेस करने की भी कैपेबिलिटी उसके अंदर होगी, और उसके अंदर जो है वो स्टोरेज भी हो सकती है, और उसके अंदर ही डिस्प्ले यूनिट भी हो सकती है। तो चलते हैं जी फर्स्ट जनरेशन की तरफ। आगे जो हिस्ट्री है वो फर्स्ट जनरेशन से स्टार्ट होती है 1940 से, यानी यहाँ पे जो कंप्यूटर डेवलप किए गए वो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर डेवलप किए गए, बिजली से चलने वाले कंप्यूटर डेवलप किए गए। तो 1940s में हिस्ट्री स्टार्ट होती है जी फर्स्ट जनरेशन। कंप्यूटर की 5 जनरेशन है, जिसमें ये फर्स्ट जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन स्टार्ट होती है 1940 से 1956 तक, अबाउट 16 इयर्स का जो पीरियड था वो फर्स्ट जनरेशन का पीरियड था। इसके अंदर जो कंप्यूटर से, इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज होती थी वो वैक्यूम ट्यूब्स की टेक्नोलॉजी यूज होती थी। थाउजेंड ऑफ जो वैक्यूम ट्यूब्स हैं वो इंटीग्रेटेड की जाती थी, और इन ट्यूब्स की मदद से कैलकुलेशन परफॉर्म की जाती थी। इन ट्यूब के अंदर बल्ब होता था जो कि ऑन ऑफ होता था, और यही ऑन ऑफ जो है हमारे इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस हैं, हमारे जो कंप्यूटर हैं इलेक्ट्रॉनिक, यही 01 को समझते हैं। हमारा जो कंप्यूटर है इसी 01 को समझता है, और इसी 01 को मशीन लैंग्वेज कहा जाता है। ये वो लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है, उसको किसी भी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इस वैक्यूम ट्यूब जो टेक्नोलॉजी थी, इसके कुछ डीमेरिट्स थे, कुछ डिसएडवांटेजेस थे। एक तो सबसे बड़ा जो इसका डिसएडवांटेज था, ये साइज में बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी साइज था इस जो वैक्यूम ट्यूब वाले कंप्यूटर थे। बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे, इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे कि इन कंप्यूटर से काम लेने के लिए हमें 3-3 दिन 4-4 दिन इन कंप्यूटर्स को बंद रखना पड़ता था, तब जाके फिर हम इसको रीस्टार्ट करते थे इन कंप्यूटर्स को। इसके अलावा ये जो कंप्यूटर थे ये मशीन लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करते थे। फर्स्ट जनरेशन में जितने भी कंप्यूटर्स आते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे, जितने भी कंप्यूटर थे ये मशीन लैंग्वेज के ऊपर डिपेंडेंट थे। मशीन लैंग्वेज मीन 01, यानी कि जो भी इंस्ट्रक्शंस देनी होती थी वो 01 के फॉर्म में दी जाती थी, और 01 वो लैंग्वेज है जिसको हर बंदा अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, इसको समझना बहुत ही मुश्किल है। लेट्स सपोज के इसके अंदर जो भी हम कंप्यूटर होते थे जो मशीन लैंग्वेज के ऊपर डिपेंडेंट होते थे, उसमें एक प्रॉब्लम ये था, जो मशीन लैंग्वेज को यानी कि जिसमें ट्रांसलेटर वगैरह नहीं थे, उसमें एक प्रॉब्लम ये था कि स्पेशल पर्पस कंप्यूटर थे, यानी कि एक पर्पस के लिए हमने एक कोड डिजाइन किया और वो काम तो हमारा हो गया, लेकिन उसके बाद अगर हम कुछ दूसरा काम करवाना चाहते हैं कंप्यूटर को, उसके लिए फिर अलग से हमें कोड जनरेट करने पड़ते थे 01 की फॉर्म में। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज था। ये स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होते थे, इसमें जो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर डेवलप किए गए, खास मकसद के लिए बनाए जाते थे। आजकल के जो हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं या लैपटॉप हैं या हमारे मोबाइल फोन हैं, ये जनरल पर्पस है, यानी कि किसी भी मकसद के लिए हम इनको यूज करना, डिफरेंट पर्पसेस के लिए, मल्टी पर्पसेस
कंप्यूटर हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज किए जा सकते हैं। लेट्स सपोज हम इसके अंदर वर्ड है, इसके अंदर जिसमें हम टाइपिंग करते हैं जो सॉफ्टवेयर है हमारा, इसके अलावा हमारे पास जूम ऐप है जिसके जरिए हम ऑनलाइन लेक्चर जो है वो डिलीवर करते हैं और आप लोग उसको वॉच करते हैं। इसके अलावा गूगल क्लासरूम है, इसके अलावा व्हाट्सएप है, इसके अलावा फेसबुक है, सोशल जो आपका मीडिया है, इसके अलावा IMO है, इसके अलावा जो है वो डिफरेंट जो ब्राउजर्स में डिफरेंट जो आप वेबसाइट्स ओपन करते हैं, इसके अलावा एक्सेल में आप शीट्स तैयार करते हैं, पावर पॉइंट है जिसमें आप लोग जो है वो स्लाइड्स तैयार की जाती हैं। जब आप यूनिवर्सिटीज में जाएंगे तो आप देखेंगे पावर पॉइंट के अंदर आप स्लाइड्स बनाते हैं, डिजाइन करते हैं जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे। इसके अलावा जो है आप गेम्स इसके अंदर खेल सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो ये जो हमारे कंप्यूटर्स हैं, ये डेस्कटॉप कंप्यूटर्स जो हैं ये जनरल पर्पस कंप्यूटर है। देखिए डिफरेंट पर्पसेस के लिए, मल्टी पर्पसेस के लिए यूज हो रहे हैं। इसके अंदर जो विंडोज है या जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको हम बाद में इंशाल्लाह डिस्कस भी करेंगे इन सब टॉपिक्स को, वो भी देखिए डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज होती है। मल्टी जनरल पर्पस जो हमारे कंप्यूटर हैं उनके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है या जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो जनरल पर्पस होते हैं, डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज होते हैं। डिफरेंट सॉफ्टवेयर डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज होते हैं। तो एक ही कंप्यूटर के अंदर वो हम उनको इंस्टॉल कर सकते हैं, जबकि हमारे जो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होते हैं वो खास मकसद के लिए होते हैं, उनको जिस मकसद के लिए डिजाइन किया जाता है उसी के लिए वो काम करते हैं। लेट्स सपोज आपके घर में अगर माइक्रोवेव ओवन है तो वो हमारा स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है। उसके अंदर जो हम यूज करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो स्पेशल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो स्पेशल पर्पस के लिए यूज होता है। इसके अलावा जो है आप लोग मिसाइल सिस्टम जो है, आपका जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम है, यहाँ पे जितने भी आप हॉस्पिटल्स में जो आप लोग देखते हैं कंप्यूटर देखते हैं, जो ICU में या ऐसे रूम्स में आप देखते हैं, वो सारे स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है। उनको हम स्पेशल पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। उनके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो भी स्पेशल पर्पस होता है। तो हम फर्स्ट जनरेशन को एनीवे डिस्कस कर रहे थे। तो फर्स्ट जनरेशन में जो जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनमें कुछ जो खसूसियात थी वो हमने डिस्कस की हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स जो थी उनको डिस्कस किया। तो फर्स्ट कंप्यूटर के अंदर जो सबसे अच्छा जो कंप्यूटर था वो था ENIAC कंप्यूटर था। ENIAC कंप्यूटर था और उसके बाद EDIFIC कंप्यूटर था। ये कंप्यूटर थे जो उस वक्त जो है वो यूज होते थे, जो कि बहुत ज्यादा ENIAC क्योंकि वो स्पेशल पर्पस भी था, जनरल पर्पस भी था, तो ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था उस दौर में। जिस तरह आजकल के दौर में, आपके दौर में Core i7 की बात करें तो ज्यादा पॉपुलर है, या Windows 7 ज्यादा पॉपुलर हुई है। तो उस वक्त के जो कंप्यूटर था ENIAC जो था, ENIAC ENIAC वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। अच्छा, उसके बाद हम फर्स्ट जनरेशन जब डिस्कस कर रहे थे तो देखें कुछ जॉन वी एटनसॉफ जो हमारा एक प्रोफेसर थे, जॉन वी एटनसॉफ, उन्होंने एक डेवलप की थी एक कंप्यूटिंग डिवाइस डेवलप की थी, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। 1940s में उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो है वो डेवलप किया था, बिजली से चलने वाला एक कंप्यूटर था, वो डेवलप किया था, कैलकुलेटर था। और ये प्रोफेसर थे एक US के अंदर, एक यूनिवर्सिटी के अंदर। उसके बाद जो है वो हार्वर्ड के जो H. हैकन जो है हार्वर्ड इंजीनियर थे, होवार्ड A. हैकन, जो कि IBM के लिए काम करते थे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इंजीनियर थे। उन्होंने एक कैलकुलेटर डेवलप किया था 1944 के अंदर, मार्क 1 उसका नाम था, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर था ये, बीजे से चला। यानी उसके बाद जो फर्स्ट जनरेशन से इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग डिवाइसेस का पीरियड शुरू हो जाता है। तो उसके बाद जो हमारे जॉन मार्कली और प्रेस्पर एकर्ड ने एक मशीन डेवलप की थी ENIAC फर्स्ट जनरेशन के अंदर। फर्स्ट जनरेशन यानी कि उसके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स होती थी, 1000 ऑफ वैक्यूम ट्यूब यूज होती थी कैलकुलेशन के लिए। 1000 टाइम्स फास्टर था ये ENIAC जो कंप्यूटर था मार्क 1 कंप्यूटर से। और इसके अंदर मशीन लैंग्वेज के ऊपर ये डिपेंड करता था। अगर लेट्स सपोज एक कोड एक काम के लिए लिखे गए हैं और दूसरा
परफॉर्म करना चाहते हैं तो फिर अलग से कोड जनरेट करने पड़ते थे। ये थोड़ा सा इसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी थी। उसके बाद है वॉन न्यूमैन, जिन्होंने एडविक कंप्यूटिंग डिवाइस डेवलप की 1945 के अंदर। उन्होंने जो डेवलप की उसके अंदर उन्होंने मेमोरी का कंसेप्ट दिया कि हम मेमोरी के अंदर जो है वो डाटा को भी स्टोर कर सकते हैं, इसके अलावा प्रोग्राम्स को भी स्टोर कर सकते हैं। यानी कि इस एडविक के अंदर मेमोरी बनाई, मेमोरी डिजाइन की गई और उसके अंदर डाटा को और प्रोग्राम्स दोनों को स्टोर किया जा सकता था। उसके बाद 1951 में रिमिंगटन रैंड जो थे उन्होंने यूनिवैक 1 एक कंप्यूटर डेवलप किया जो फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर था। यानी कि ये वो कंप्यूटर था जिसको मार्केट में लॉन्च किया गया कि इसको खरीदा जा सकता है। उसके बाद पीरियड शुरू होता है जी सेकंड जनरेशन का। सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो 1956 से लेकर 1963 तक उनका पीरियड था। इनमें जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती थी वो ट्रांजिस्टर की थी। ट्रांजिस्टर एक छोटी सी डिवाइस है, स्मॉल डिवाइस है जो कि सिलिकॉन से बनाई जाती थी और यहीं से कंप्यूटर के अंदर जो है वो इनकलाब बरपा हुआ। इसने कंप्यूटर की दुनिया को बिल्कुल चेंज करके रख दिया क्योंकि ट्रांजिस्टर इजीली अवेलेबल था। सिलिकॉन जो थी इजीली अवेलेबल थी, चीप प्राइस पे थी, साइज बहुत कम, जो स्पेस थी इसकी बहुत कम जो है वो कंज्यूम करती थी। लेट्स सपोज हमारे पास अगर 40 वैक्यूम ट्यूब्स जितनी जगह कंज्यूम करते थे हमारा एक ट्रांजिस्टर वो काम करता था, वो जगह कंज्यूम करता था, इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करता था। इसके अलावा हीट का प्रॉब्लम उसके अंदर इतना नहीं था जितना कि हमारी दूसरी डिवाइस के अंदर था। जो हमारी वैक्यूम ट्यूब्स थी, जिनको जिस कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब यूज होती थी उन्हें हम बंद भी करते थे, शट डाउन रखना पड़ता था। कितने 4-5 दिन में हम उनको शट डाउन करते थे तब जाके दोबारा वो काम करते थे। हीट की जो है वो कूल डाउन होते थे और काम दोबारा स्टार्ट होता था। तो यहाँ पे ये जो कंप्यूटर थे जिनमें ट्रांजिस्टर यूज होता था जो कि सिलिकॉन का बना हुआ था। सिलिकॉन जब सेमीकंडक्टर एक मटेरियल होता है इसके बारे में आप लोगों ने अच्छी तरह इसको स्टडी किया होगा। तो ये जो कंप्यूटर थे ये साइज में छोटे थे, प्राइसेस में कम थे। फिर इसकी एक खास बात ये थी कि ये असेंबली लैंग्वेज को, इन लैंग्वेजेस को हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे बाद में आने वाले वीडियोस में, हम इनको डिस्कस करेंगे, आने वाले लेक्चर्स में हम इनको डिस्कस करेंगे। तो असेंबली लैंग्वेज जो है वन स्टेप हायर देन मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज से एक स्टेप आगे है, यानी इसके अंदर कुछ सिंबल्स यूज होती हैं, उन सिंबल्स को अगर कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं करता लेकिन ह्यूमन बीइंग्स के लिए अंडरस्टैंड करना बहुत इजी है। लेट्स सपोज हमने ADD ऐड या मूव या इस तरह के सिंबल्स हैं जिनको ह्यूमन बीइंग अंडरस्टैंड कर लेता है इजीली, और कंप्यूटर अगर अंडरस्टैंड नहीं करता तो उसके लिए असेंबलर, बीच में ट्रांसलेटर था, असेंबलर नाम था, वो बीच में इसमें इंसर्ट कर देते थे। इस लैंग्वेज के साथ ही डाउनलोड हो जाता था, इंस्टॉल हो जाता था, और जो भी कोड से वो असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए उसको मशीन लैंग्वेज में वो कन्वर्ट कर देता था जिससे हमारे कंप्यूटर उसको समझ जाता था। उसके बाद इसकी खास बात थी कि ये फोर्ट्रान को भी सपोर्ट करता था। फोर्ट्रान हाई लेवल लैंग्वेज है, तो ये फोर्ट्रान को भी हाई लेवल लैंग्वेज है जिसमें जितने कोड्स भी हम इंग्लिश लैंग्वेज से लिए जाते हैं। इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ऑलमोस्ट जितने भी पीपल अराउंड द वर्ल्ड हैं वो इस लैंग्वेज को कुछ ना कुछ समझते हैं, कुछ ना कुछ नो हाउ है। तो आजकल जितनी भी प्रोग्रामिंग हो रही है वो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर हो रही है। कंप्यूटर इनको नहीं समझता लेकिन कंप्यूटर के लिए ट्रांसलेटर डाले जाते हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर नाम के। इनको इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो बहरहाल इसका काम देखें, ट्रांसलेटर का काम वही है जब आपका एक प्राइम मिनिस्टर है वो चाइना से जाता है और चाइना के अगर प्राइम मिनिस्टर को आपकी लैंग्वेज नहीं आती तो कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं, तो फिर क्या है कि आपका बीच में ट्रांसलेटर होता है। आपके प्राइम मिनिस्टर साहब बात करते हैं, वो उनकी बात सुन के चाइनीज में कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेट करता है और वो उसको बताता है वहाँ प्राइम मिनिस्टर, फिर उनकी बात सुन के आपके प्राइम मिनिस्टर को बताता है कि ये बात कर रहे हैं। तो ये जो बीच में ट्रांसलेटर का काम है ट्रांसलेशन करना, तो यही फोर्ट्रान जो लैंग्वेज है या असेंबली लैंग्वेज जो हाई लेवल लैंग्वेज है जितनी भी इनमें क्या है ट्रांसलेटर लगे होते हैं जो कि कंप्यूटर लैंग्वेज में या बाइनरी लैंग्वेज में या 0-1 में जो भी हमारे कोड्स होते हैं उनको ट्रांसलेट कर देते हैं जिससे कंप्यूटर समझ सकता है उन कोड्स को कि हम क्या इंस्ट्रक्शन दे रही हैं कंप्यूटर को। तो बहरहाल सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनमें ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स है ट्रांजिस्टर से। उसके अलावा जो है वो
ट्रांजिस्टर चीप मटेरियल था, इजीली अवेलेबल था, सेमीकंडक्टर मटेरियल है सिलिकॉन, उसके ये ट्रांजिस्टर बनाए जाते थे, स्पेस कम लेते थे, कंप्यूटर का जो साइज था वो कम हो गया क्योंकि ट्रांजिस्टर का साइज कम था। इसके अलावा जो है वो प्राइसेस कम हो गई क्योंकि ये जो ट्रांजिस्टर थे वो चीप थे। उसके बाद ये थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो उसमें आईसीज, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, आईसीज का कंसेप्ट आ गया। आईसीज बनाई गई, आजकल भी यूज होती हैं, आजकल आपके मोबाइल्स में यूज होती हैं, आपके लैपटॉप्स में, आपके मोबाइल्स के अंदर, आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के अंदर, हर कंप्यूटर के अंदर ये आईसीज यूज हो रही हैं। आईसीज का कंसेप्ट आया उस दौर में। जो आईबीएम के 360 जो कंप्यूटर थे वो बहुत ज्यादा पॉपुलर थे। ये बहुत ज्यादा कम जो है इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे। आईसी जो थी हीट बहुत ज्यादा कम जो है इसके अंदर हीट का बहुत कम प्रोड्यूस करती थी, बहुत कम प्रोड्यूस करती थी। इसके अलावा जो डिफरेंट हाई लेवल लैंग्वेज को, हमारे सेकंड जनरेशन एक हाई लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट करती थी, और ये जो है थर्ड जनरेशन बहुत ज्यादा डिफरेंट किस्म की हाई लेवल लैंग्वेज को, मल्टीपल हाई लेवल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करती थी। तो उसके बाद जो पीरियड शुरू होता है जो माइक्रो प्रोसेसर का जो पीरियड है, इसमें 1000 ऑफ आईसी जो है वो इंटीग्रेट करके एक चिप बनाई जाती है। माइक्रो प्रोसेसर जो है ये हाई स्पीड मल्टीटास्किंग कंप्यूटर्स होते हैं। हमारे जो आजकल हमारे पास जो पीसीज हैं, लैपटॉप हैं, या हमारे पास मोबाइल फोन हैं, ये सारे 4th जनरेशन के कंप्यूटर हैं, इनमें माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है। अच्छा, इसमें बातें देखें, स्पीड आपको पता है जो भी आप लेते हैं, मॉडल लेते हैं, उस हिसाब से स्पीड डिपेंड करती है। Core i7 की डिफरेंट स्पीड है, Core i3 की डिफरेंट स्पीड है, Pentium 4 की डिफरेंट स्पीड है। अब मल्टीटास्किंग स्पीड को भी हम इंशाल्लाह सीपीयू वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। मल्टीटास्किंग किसको कहते हैं? मल्टीटास्किंग कहते हैं एक वक्त में कंप्यूटर मल्टीपल टास्क परफॉर्म करे। यानी कि हम देखें, हम एक ही वक्त में जूम भी ओपन किया हुआ है, व्हाट्सएप भी ओपन किए, 2 डिफरेंट प्रोग्राम ओपन किए हुए हैं, फेसबुक भी अगर ओपन कर लें या वर्ड ओपन कर लें तो 3 डिफरेंट प्रोग्राम है। अभी आपके सामने देख रहे हैं, जूम भी ओपन है और वर्ड भी ओपन है, तो 2 डिफरेंट प्रोग्राम ओपन है, और व्हाट्सएप भी ऑन है, तो ये 3 डिफरेंट प्रोग्राम ओपन है। ये एक से ज्यादा प्रोग्राम जब आप ओपन करते हैं और आपका कंप्यूटर उसको सपोर्ट करता है तो इसको कहते हैं मल्टीटास्किंग। इसके लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन होते हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो हमारे जो पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम थे, ये पुराने जो कंप्यूटर थे वो मल्टीटास्किंग नहीं थे, वो सिंगल टास्किंग थे। आजकल के जो कंप्यूटर है वो मल्टीटास्किंग। और 5th जनरेशन जो है वो रोबोट्स के ऊपर है। अच्छा, इसमें अब आप देखें, इंटेल ने 4004 एक बनाया था कंप्यूटर 1971 में, जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ था। उसके बाद 1981 में आईबीएम ने एक कंप्यूटर डेवलप किया था जिसको पीसी का नाम ये दिया था। इसको घरों में, ऑफिस के अंदर और स्कूल्स के अंदर यूज किया गया था। ये साइज में बहुत छोटा था, और आजकल जो है आप लोग देख सकते हैं कि 4th जनरेशन के कंप्यूटर का जो साइज है वो क्या है, वो इतना छोटा है कि आपके हाथ में आ सकता है, छोटा एक पॉकेट में आ सकता है इतना, और आपके डेस्क के ऊपर भी आ सकता है। तो ये सारे 4th जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं। तो ये डेवलपमेंट थी जो हमने 4th जनरेशन, 1st जनरेशन, हमारी जो 2nd जनरेशन से लेकर 4 या 5th जनरेशन तक जो टॉपिक है ये क्या है, ये मॉडर्न कंप्यूटिंग डिवाइसेस का है। मॉडर्न कंप्यूटिंग डिवाइसेस में क्योंकि ट्रांजिस्टर आया, ट्रांजिस्टर ने इनकलाब बर्पा किया पूरे कंप्यूटर की दुनिया के अंदर। साइज बहुत छोटा हो गया, फिर आईसी से और ज्यादा जो है उस दुनिया में इनकलाब आ गया। फिर उसके बाद जो माइक्रो प्रोसेसर जब बना तो फिर तो स्पीड और ही ज्यादा फास्ट हो गई, और आजकल जो 5th जनरेशन के ऊपर काम किया जा रहा है। 5th जनरेशन, अभी तक जो 4th जनरेशन है हमारे कंप्यूटर की डेफिनेशन यही है कि हमारी दी हुई इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। हम इसको डाटा देते हैं, फिर इंस्ट्रक्शन देते हैं, उस इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करते हैं और रिजल्ट जनरेट करता है। लेकिन जो 5th जनरेशन के कंप्यूटर है वो ऐसे साइंटिस्ट या जो कंप्यूटर इंजीनियर हैं या जो वो लोग हैं, प्रोफेशनल्स हैं, कंप्यूटर प्रोफेशनल्स, वो ऐसे कंप्यूटर डेवलप करना चाहते हैं या बना रहे हैं जो कि एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर काम करे, उसको इंस्ट्रक्शन ना देनी पड़े। यानी कि जो हम डिफरेंट इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं, उनको एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर देखें कि मैंने क्या डिसीजन लेना है। ऐसे कंप्यूटर को 5th जनरेशन कंप्यूटर कहा जाता है। कुछ कंप्यूटर्स बन चुके हैं जो रोबोट्स हैं, और कुछ अभी प्रोसेसिंग में हैं, उसके ऊपर मजीद काम हो रहा है। और जो देखें रोबोट कहाँ पे काम करता है, वहां पे काम भी कर सकता है जहाँ पे इंसान नहीं काम कर सकता। इसके ऊपर बहुत सारा काम अभी बाकी है। 5th जनरेशन अभी स्टार्ट हुई है,
इस पे बहुत सारा काम अभी बाकी है। बहरहाल ये लास्ट जनरेशन है हमारी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। तो अभी आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन है वो आप लोग पूछ सकते हैं।